नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11वीं कक्षा भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यह वीडियो दो भाग में है। पहले भाग में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप का अध्ययन करेंगे और दूसरे भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी और उससे निर्मित कुछ स्थल आकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो जब हम ये देख रहे हैं कि पृथ्वी के धरातल पर हम रहते हैं, यानी लोग, मनुष्य, और इसका स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल पर है, तो फिर आखिर पृथ्वी के अंदर क्या है? ये बहुत ही रहस्यमयी विषय है और इसी का आज अध्ययन हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। हम लोग इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना नामक अध्याय में जो मुख्य चीज़ें सीखेंगे, पहले हम उस पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे भूगर्भ क्या है, भूगर्भ की जानकारी के स्रोत क्या हैं, इसके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्रोतों पर हम चर्चा करेंगे और भूकंप विज्ञान का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। भूकंप विज्ञान क्या है और इसमें 3 प्रकार की भूकंपीय लहरों का भी अध्ययन करेंगे। फिर इन्हीं लहरों की गति और इनके संचलन के माध्यम से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक बनावट का पता लगाएंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं पृथ्वी की गहराइयों में। जिस प्रकार से वायुमंडल है, उस तरीके से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों में वैसे ही बांटी गई है, लेकिन पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है यानी वायुमंडल है, वहाँ पर तो मनुष्य जो है तैर सकता है, अपने अनुसंधान कर सकता है, वहाँ पर रॉकेट लॉन्च करता है, वहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करता है, बहुत सारे जो है इस तरीके से काम करता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की गहराई में जो हम जाते हैं, भूगर्भ में जाते हैं, तो इसका पता लगाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि हम वायुमंडल की भांति पृथ्वी की गहराई में तैर नहीं सकते हैं। इसलिए इसके बारे में जानकारी के स्रोत बहुत ही सीमित हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर मानव अपनी उत्कृष्ट वैज्ञानिक क्षमता और बुद्धि कौशलता के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी बनावट के रहस्यों का पता लगाया है। ठीक है। तो लेकिन चूँकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगोल के अध्ययन का विषय नहीं है, पिछले अध्याय में हमने, इस पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में हमने सीखा था कि भूगोल सिर्फ एक जो है अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे विषयों को समाहित करता है। अर्थात भूगोल बहुत सारे विषयों से अपना संबंध या तादात्म्य स्थापित करके रखता है, जिसमें हम जिसको 2 भागों में बांटते हैं, वैज्ञानिक विषय और सामाजिक विषय। तो भूगर्भ शास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है। भूगर्भ शास्त्र का काम है पृथ्वी की आंतरिक जितनी गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करने का। लेकिन चूँकि भूगोल पृथ्वी के जो है धरातल का और उसके प्रदेश का, स्थान का, स्पेस का अध्ययन करता है, तो हम लोग पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो भी एक स्पेस है, वो भी एक जो है अवस्थिति है, उसका भी अध्ययन करते हैं भूगर्भ शास्त्र का सहयोग लेकर के। अब भूगर्भ शास्त्र तो गहराई से इसका अध्ययन करता है, लेकिन हम यहाँ पर उसकी भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को ये टॉपिक रुचिकर लगे, इसीलिए हमने इसे एनिमेशन और ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप लोग वीडियो के साथ साथ में एनिमेशन और पिक्चर्स भी देखते चलेंगे, जिससे कि हमारे दिमाग में जो भी प्रश्न है भूगर्भ से संबंधित, वो बहुत आसानी से जो है क्लियर होते चलें, प्रश्नों के उत्तर मिलते चलें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भूगर्भ क्या है। भूगर्भ क्या है? भूगर्भ ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। भू अर्थात पृथ्वी और गर्भ मतलब उसके जो उसका कोख है, पृथ्वी की जो कोख है वो गर्भ है, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो रहस्य है, पृथ्वी के जो गहराई में जो भी चीज़ें हैं वो भूगर्भ कहलाती है। अब इसका पता लगाने के लिए जो है बहुत सारे स्रोत हैं, जिनको वैज्ञानिकों ने 2 स्रोतों में बांटा है। ठीक है। एक प्रत्यक्ष स्रोत है और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है। इसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे गहराई से। तो यहाँ पर
जो है जिस तरीके से एक आप ऐसे समझिए कि एक सेब है, एक सेब लीजिए और उस सेब को चाकू से काटिए, और जब सेब को हम चाकू से काटते हैं तो उसके अंदर जो है कुछ बीज मिलते हैं, 3-4 बीज मिलते हैं। तो वो बीज कहाँ से मिला हमको? सेब के गर्भ से प्राप्त हुआ, सेब के गर्भ से प्राप्त हुआ। ठीक है, जब तक हम उसे काटते नहीं सेब को तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती कि सेब के अंदर जो है उसके गर्भ में क्या है, बीज है। लेकिन पृथ्वी चूँकि एक जो है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम ना तो चाकू की तरीके से काट सकते हैं और ना ही इसको जो है खुदाई करके वहाँ तक अंदर तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना काफ़ी जो है दुरूह विषय है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जानकारी के लिए जो है 2 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो पृथ्वी का जो अर्धव्यास है लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी वैज्ञानिक स्रोतों से पता चला है कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, 6370 किलोमीटर। अब ये भूगर्भ किस अवस्था में है, अर्थात ठोस है अथवा द्रव अवस्था में है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे, इसकी रचना कैसी है, रासायनिक भौतिक रचना कैसी है, तो इसको समझने के लिए हम जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 स्रोतों के माध्यम से हम पता लगाते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत की अगर हम बात करें तो खनन है, प्रवेधन है, ठीक है, और ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त लावा है और उल्कापिंड से प्राप्त जो है चट्टानें हैं। तो देखिए खनन की अगर हम बात करें, खनन और प्रवेधन की बात करें, खुदाई की बात करें पृथ्वी की, तो अभी तक शायद दक्षिण अफ्रीका में जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक गहराई की खुदाई की गई है, 12 किलोमीटर तक। और हमने बताया कि इसका अर्धव्यास लगभग यानी त्रिज्या इसका लगभग कितना है, 6370 किलोमीटर के आसपास है। और उसमें से मात्र जो है 12 किलोमीटर की गहराई तक ही अभी तक खुदाई किया जा सका है। उसका कारण क्या है कि गहराई में हम बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ता है और उसका जो है दबाव बढ़ता जाता है। जैसे आप दबाव इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जैसे आपकी माँ बहन जो है जब आटा गूंथती हैं तो उसको रोटी बनाने के लिए क्या करती हैं, उसका जो है गोल गोल आकृति लोई बनाती हैं आटे की। तो जब उसको जितना ज़्यादा आप प्रेस करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको प्रेस करोगे, या मिट्टी लीजिए, मिट्टी को आप अपने दोनों हाथों से इस तरीके से गोल गोल घुमाइए, तो जितना आप गोल गोल घुमाएंगे उतने ज़्यादा मिट्टी अंदर से क्या होगी, वो ठोस होती जाएगी, उसकी अवस्था ठोस होती जाएगी। तो कुछ पृथ्वी भी इसी तरीके से, चूँकि हमने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ये ऑब्जेक्ट जो है क्या थे, घूम रहे थे, तो घूमते घूमते जो है ये अंदर से जो है काफ़ी दबाव पड़ा, तो अंदर से जो है काफ़ी कम्पैक्ट हो गई हमारी पृथ्वी। तो ये इसलिए जो है खुदाई करना भी आसान नहीं है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती खुदाई से। इसी प्रकार से जो लावा है, लावा का उद्गार जो हम आगे अध्ययन करेंगे कि एक मंडल होता है दुर्बलता मंडल या स्थनोस्फीयर उसको कहते हैं, जो लगभग 400 मैक्सिमम 500-600 किलोमीटर की गहराई पर जो है एक ये मंडल पाया जाता है, जहाँ पर लावा चैम्बर पाया जाता है, जहाँ पर जो है लावा भरा रहता है। फिर जो है वॉल्केनिक पाइप्स के माध्यम से जब लावा ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये लावा पृथ्वी के धरातल पर बाहर निकलते हैं और ये आ करके जो है मैग्मा के रूप में बाहर आते हैं। मैग्मा चैम्बर उसको कहते हैं। जब बाहर आ जाता है मैग्मा तो इसे लावा कहते हैं, और इसी लावा जो जब चट्टान बन जाती है तो इसे ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इन चट्टानों का अध्ययन करके, अन्वेषण करके वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि जो है पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या रहस्य छिपा हुआ है। इसी प्रकार से कोई उल्कापिंड है, क्योंकि उल्कापिंड भी हमारे ब्रह्मांड का ही, हमारे जो है पृथ्वी का ही, या हमारे जो है सौरमंडल का ही एक अंश है। तो जब उल्कापिंड उल्कापात के माध्यम से पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं तो उसका भी, उसके चट्टानों का भी अन्वेषण करते हैं वैज्ञानिक, जो है रिसर्च करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये बाह्य स्रोत हैं जिसके आधार पर जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन ये आंशिक जानकारी ही प्राप्त हो पाती है, इतना गहराई से जानकारी नहीं प्राप्त होती। अतः हम लोग जो है प्रत्यक्ष स्रोत के बाद अब अप्रत्यक्ष स्रोत की ओर रुख करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक बनावट पर अच्छी तरीके से प्रकाश डालता है। क्योंकि घनत्व, दबाव और तापमान जो है पृथ्वी के अंदर गहराई में जैसे जैसे जाते हैं उसमें जो है भिन्नता बढ़ती चली जाती है, वो उसमें जो है उसमें परिवर्तन आता चला जाता है। किसमें? घनत्व, दबाव और तापमान में।
जिस तरीके जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम जाएंगे। तो अब इसका पता कैसे लगा कि कैसे मतलब दबाव बढ़ रहा है पृथ्वी के अंदर, घनत्व बढ़ रहा है या तापमान बढ़ रहा है, तो इसका पता लगाया है भूकंप विज्ञानियों ने। भूकंप विज्ञान के माध्यम से भूकंप वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है अध्ययन करेंगे भूकंप विज्ञान के बारे में। भूकंप क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और भूकंपीय तरंगे क्या हैं, इसको हम ब्रीफ में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, चूँकि हमारे इस चैप्टर में कुछ अंश दिया हुआ है तो इस पे हम प्रकाश डालते हैं। आप जो है एनिमेशन के माध्यम से हम इसको समझाएंगे, देख सकते हैं आप, जैसा कि पीछे चित्र में आप देख सकते हैं, और जो है चलते हुए जो है ग्राफ्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी भूकंप जो ऊर्जा के रूप में, लहर के रूप में उत्पन्न होता है, उसको उद्गम स्रोत कहते हैं या फोकस कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च को जलाइए, तो टॉर्च कैसे जलाएंगे, आप हाथ में लेकर जलाएंगे ना। तो हाथ में लेकर जब टॉर्च को जला रहे हैं तो टॉर्च कि जो रोशनी जहाँ से निकल रही है, आपके हाथ के पास से जहाँ से निकल रही है, उसको आप फोकस कह सकते हो। वो क्या है, जो है उसका उद्गम है ऊर्जा का, टॉर्च की। तो इसी से कि पृथ्वी की जिस गहराई से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं। और जहाँ पर इसकी पहली किरण पहुँचती, पहली लहर पहुँचती है धरातल के सतह के पास, उसे कहते हैं एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र कहते हैं। हिंदी में अधिकेंद्र या इंग्लिश में उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो ये एक ब्रीफ जो है जानकारी थी। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसकी तीव्रता, इंटेंसिटी का मापन जो है हम दो तरीके से करते हैं। दो स्केल हैं, रिक्टर स्केल और मर्कैली स्केल। आपने देखा होगा, सुना होगा, जब भूकंप आता है तो कहते हैं भूकंप जो है 4 या 5 या 6 या 7 तीव्रता का था। तो ये किस पे नापते हैं, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, जो कि 0 से लेकर के 10 के बीच का जो है इसका अंक होता है रिक्टर पैमाने का। और इसी प्रकार से दूसरा स्केल है मर्कैली, जो कि 1 से लेकर के 12 तक के अंकों तक इसकी गहनता का जो है पता लगाता है, इसकी जानकारी होती है। ठीक है, अगर जितनी कम गहनता का भूकंप होगा उतना ही कम नुकसान होगा। अधिक गहनता का भूकंप होगा, यानी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, 0 से लेकर 10 की तरफ हम बढ़ेंगे, इंटेंसिटी इसकी भूकंप की बढ़ती जाएगी, उतना ही अधिक जो है भूकंप विकराल होगा, तीव्र होगा। ठीक है, और अगर इसकी हम भूकंप के प्रभाव पे थोड़ा सा प्रकाश डालें अगर, तो प्रभाव की अगर बात करें तो आपने देखा होगा, जैसे ही भूकंप की लहरें आती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, पृथ्वी हिलने लगती है। अब पृथ्वी हिलेगी तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, हम जहाँ पर बैठे हैं हमारा शरीर हिलने लगेगा, हम जिस मान ली कुर्सी पर बैठे हैं कुर्सी हिलने लगेगी, या घर के अंदर हैं तो जो है पंखे हिलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जो है, यानी भूमि हिलने लगती है। ठीक है, इसका प्रभाव ये पड़ता है। और कुछ धरातलीय विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। धरातलीय विसंगतियाँ मतलब कहीं पर जो है अचानक गड्ढा हो जाएगा जो है भूकंप के कारण, कहीं पर जो है भूस्खलन हो जाएगा। इस तरीके से जो है धरातलीय विसंगतियाँ होती हैं। भूस्खलन के साथ साथ भूस्खलन जो है पर्वतीय क्षेत्रों में घटने वाली एक घटना है। तो जब भूकंप आते हैं तो भूस्खलन की जो है संभावना बढ़ जाती है, चट्टानें जो है टूट करके पर्वत से धरातल की तरफ खिसकने लगती हैं, तो भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। हिमस्खलन, अगर मान लेते हैं हिमीय क्षेत्र है जहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्र पे जहाँ पर हिमखंड है, तो हिम के टूट कर नीचे गिरने की संभावना बढ़ जाती है, हिमस्खलन अधिक होने की संभावना हो जाती है। और इस प्रकार से अगर कहीं बांध वाला क्षेत्र है तो बांध के टूटने की समस्या है। अगर नदी पर बांध है तो बांध टूट जाएगा तो नदी का जल बाहर निकल करके मैदानों में फैल जाएगा, इससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ में आग लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मान लेते हैं बिजली की सप्लाई चल रही है और भूकंप के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग लग सकती है, या इसी तरीके से और भी नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से आग भी लगने की संभावना हो सकती है। और इमारतें नष्ट हो जाती हैं, मकान गिर जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर भूकंप समुद्र के अंदर आता है तो सुनामी की लहरें उठने की संभावना होती हैं। सुनामी क्या है, एक्चुअली एक जापानी शब्द है सुनामी। और भूकंप जब समुद्र के अंदर आता है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, भूकंप पूरा दोलायमान होने लगता है भूकंप के माध्यम द्वारा जो है समुद्र का जल। तो इस तरीके से समुद्र के जल में बहुत ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं। वो तरंगें जब तक तट तक नहीं पहुंचती हैं तब तक वो ख़त्म नहीं होती हैं। और तट पर जब बहुत ऊंची ऊंची 10-10, 15-15 मीटर ऊंची, 20 मीटर ऊंची तरंगें जब किसी तटीय क्षेत्र पर टकराती हैं तो वहाँ पर अवसंरचनाएँ हैं, बिल्डिंग हैं, उनको, पेड़ पौधों, उनको नष्ट कर देती हैं। तो भूकंप से सुनामी भी उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर हम भारत में भूकंप की स्थिति की बात करें तो भारत में
भूकंप को पहले तो वैसे 5 जोन में बांटा गया था, लेकिन अब फर्स्ट और सेकंड जोन को एक कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। तो भारत में वर्तमान में भूकंप जोन जो है भारत को 4 भूकंपीय पेटियों में बांटा गया है। ये इंटेंसिटी के आधार पर, गहनता के आधार पर, यानी तीव्रता के आधार पर भारत के भूकंप को, भारत के क्षेत्र को 4 भूकंपीय पेटी में बांटा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा ब्रीफ अध्ययन किया भूकंप के बारे में। अब हम लोग वापस जो है चलते हैं अब भूकंपीय लहरों के ऊपर। तो ये भूकंप विज्ञान में सबसे प्रमुख चीज़ है वो लहरें हैं, तरंगे हैं, वेव्स हैं। तो इन तरंगों का अध्ययन हम जो है इनके तीन तरंगे होती हैं। जब भूकंप विज्ञान में हम लहरों का अध्ययन करते हैं तो ये 3 प्रकार की लहरें हैं। ठीक है, 3 प्रकार की तरंगे हैं। पहली तरंग जिसका नाम है प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक वेव्स, और इसको जो है शॉर्ट में इंग्लिश के पी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर इसके स्वभाव देखिए, जब तरंगों का हम स्वभाव जान जाएंगे कि तरंगों का स्वभाव क्या है, तब हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए स्वभाव की अगर हम बात करें, प्राथमिक तरंग की यानी पी वेव्स के स्वभाव की बात करें, तो इसका स्वभाव ध्वनि तरंगों की भांति होता है। अगर आपने 10th क्लास में साइंस पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपने जो है समझा होगा कि ध्वनि तरंगों की गति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों में जो गति होती है वो सीधी रेखा में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब ये प्राइमरी वेव्स जब चलती हैं, और मैंने बताया था कि जब फोकस से, यानी कि जहाँ से उद्गम स्रोत है भूकंप का, जब वहाँ से पहली तरंग निकलती है तो वो सीधे चलती है, सीधे आकर के और अधिकेंद्र पर या एपिसेंटर पर आकर टकराती है, तो वो प्राइमरी वेव्स होती है। ये वो इनमें जो कण होते हैं वो एकदम बिल्कुल लहरों की सीधाई में चलते हैं। ध्वनि तरंगों का स्वभाव ही होता है कि सीधाई में चलना, इनकी गति जो है लहर की सीधी रेखा में होती है। तो इसके जो कण चलते हैं वो सीधी रेखा में चलते हैं, ये तो इसका स्वभाव है। और आप जो है इसको एनिमेशन में भी देख सकते हैं पीछे जो है। और ये लहरें ठोस पदार्थ में, जो प्राइमरी वेव्स हैं ये ठोस पदार्थ में अधिक तीव्र हो जाती हैं। अगर मान लेते हैं पृथ्वी में कहीं पर जो है लावा आ गया, लावा क्या अर्धद्रवित पदार्थ है, तो वहाँ पर इसकी जो है गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कहीं पर ठोस पदार्थ मिल रहा है वहाँ पर ये तेज़ चलने लगती है। ठीक है, तो ये हमने प्राथमिक लहर की बात की। अब दूसरी लहर है द्वितीय लहर, जिसको गौड़ लहर भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म एस वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके गति का अगर स्वभाव, इसकी गति के स्वभाव की बात करें तो ये प्रकाश और जल की लहरों की भांति जो है इसका चलन होता है, इसका संचलन होता है। अब प्रकाश और जल की लहरें जो चलती हैं, आपने देखा होगा कि जब आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पे जो है उसके समकोण पे, उसके चारों तरफ जो है लहरें प्रवाहित होती हैं, प्रवाह करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जो लहरें चलती हैं, इनके लहरों के जो कण हैं, इसमें जो तरंगों की कण हैं द्वितीय सेकेंडरी वेव्स की, तो ये किस तरीके से चलती हैं, ये जो है लहर की दिशा के समकोण चलती हैं। ठीक है, समकोण प्रभावित होती हैं, और ये लहरें भी अधिक गहराई तक चली जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन तरल पदार्थों में ये लुप्त हो जाती हैं। वहाँ पर हमने देखा प्राइमरी वेव्स तरल पदार्थ में चली तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो है उनकी गति में जो है गति धीमी हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीय लहर जो गौड़ लहर है, ये पूरी तरीके से तरल पदार्थों में जा कर के गुम हो जाती हैं, ये लुप्त हो जाती हैं तरल पदार्थों में। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वेव्स की जो है विशेषता हमने देखी। अब तीसरा एक वेव है जिसको बोलते हैं धरातलीय तरंग या सरफेस तरंग कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एल वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। एल लॉब शब्द से बना है। लॉब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस तरंग की खोज की थी, इसीलिए उनके जो है पहले अक्षर, नाम के पहले अक्षर एल से जो है इस तरंग को एल तरंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी तरंग है। ये भूगर्भ के बहुत अंदर तक नहीं प्रवेश कर पाती है, लेकिन ये पृथ्वी की सतह के सहारे ये चारों तरफ दोलायमान करती है। ठीक है, अब चूंकि पृथ्वी की सतह के सहारे दोलायमान करती है, तो ये इसके सानिध्य में जो भी क्षेत्र आते हैं उनको ये नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है, तो ये ज़्यादा नुकसानदायी होते हैं। हालांकि इनकी तीव्रता कम होती है प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव्स की अपेक्षा, लेकिन चूंकि ये धरातल के सहारे चलते हैं इसलिए नुकसान अधिक यही पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये हमने तीनों वेव्स की विशेषताओं के बारे में सीखा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इन लहरों के स्वभाव के आधार पर इनको हम एक ब्रीफ, इन लहरों के स्वभाव को अगर हम इसको ब्रीफ में समझें तो हम ये देख पाएंगे कि लहरों का वेग अधिक घनत्व की चट्टानों में बढ़ जाता है।
जब चट्टानों का घनत्व बढ़ता है तो लहरों का वेग भी बढ़ जाता है और इनकी गति प्रायः ये देखा गया है कि जो लहरों की गति प्रायः वक्राकार होती है, सीधी एकदम नहीं होती है, ना आड़ी टेढ़ी चलती हैं, ये वक्राकार चलती हैं, यानी वक्र के आकार में ये चलती हैं। ठीक है, तो ये इनका स्वभाव, इनके चलने की जो गति होती है वक्राकार होती है। और मैंने देखा जैसे कि पहले तरल पदार्थों में जो है यस जो सेकेंडरी वेव्स हैं, यस तरंगें हैं, वो लुप्त हो जाती हैं। और धरातल पे इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं धरातल पर जहाँ पर जो किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं, तो उसे छाया क्षेत्र कहते हैं या फिर शैडो जोन के नाम से उन्हें जाना जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर जो है भूकंपीय तरंगों की छाया पड़ती है, इसीलिए उसको छाया क्षेत्र कहते हैं या शैडो जोन कहते हैं। ठीक है, अब लहरों की गति के अध्ययन के आधार पर हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में बांटकर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है प्याज की छिलके की भांति जो है लेयर्स में बांटा गया है। आप देखिए, बहुत अच्छी तरीके से देखिए, एनिमेशन के माध्यम से हम समझाया गया है पीछे पर्दे पे। तो इसमें हमने देखा कि जो है देख सकते हैं कि जो पृथ्वी की पहली परत है जिसको भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, वो पहली परत है। अब इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी परत को जो है महाद्वीपीय भूपर्पटी कहते हैं और उसके निचली वाली परत को महासागरीय भूपर्पटी कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं। तो जो ऊपरी परत है, जो महाद्वीपीय परत है, इसकी मोटाई अधिक होती है, क्योंकि जो है यहाँ पर पर्वत पठार भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर्वतों के क्षेत्र में तो इसकी गहराई, इसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक देखी गई है, किसकी, भूपर्पटी की। और लेकिन औसत गहराई की अगर बात करें तो इसकी औसत गहराई लगभग 30 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसी प्रकार सागरीय भूपर्पटी जो दूसरी भूपर्पटी है या निचले वाली है, उसकी नीचे वाली है, वहाँ पर चूँकि अधिक भाग जो है जल का है तो इसकी गहराई कम है। भूपर्पटी की जो है लगभग 5 किलोमीटर है इसकी औसत गहराई जो है। ठीक है, और अगर बात करें चट्टानों की, तो जो हमारी महाद्वीपीय भूपर्पटी है, क्रस्ट है महाद्वीप वाली, वो वहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। जबकि जो हमारी सागरीय भूपर्पटी है वो बेसाल्टी चट्टानों की बनी है। अगर घनत्व की बात करें तो औसत घनत्व लगभग 3 है या 2.7 के आसपास से लेकर के 3 तक है इसका औसत घनत्व जो है। ठीक है, अगर यहाँ पर तत्वों की बात करें तो सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है भूपर्पटी में। ठीक है, सिल्क, इसीलिए इसको सियाल भी कहा है, जो है सियाल भी कहा जाता है। सियाल मतलब SiAl, SI मतलब सिलिका, Al मतलब एल्युमिनियम। तो इस तरीके से ऊपरी परत को 2 भागों में मैंने देखा, भूपर्पटी जिसको कहते हैं, एक महाद्वीपीय परत और दूसरा महासागरीय परत। ठीक है, अब इसके नीचे जो है, चूँकि भूकंपीय तरंगे जैसे ही इस भूपर्पटी से और मेंटल में प्रवेश करती हैं, दूसरे परत में प्रवेश करती हैं, ठीक है, वहाँ पर उनके स्वभाव में, उनकी गति में परिवर्तन आ जाता है। अचानक भूकंपीय तरंगों में परिवर्तन आ जाता है, उनकी गति में, उनके जो है चाल चलन में परिवर्तन आ जाता है। तो इस परिवर्तन को असंबद्धता कहते हैं या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इंग्लिश में। तो वहाँ पर चूँकि मोहो नामक एक वैज्ञानिक थे, मोहोविक नामक वैज्ञानिक, तो उनके ही नाम पर मोहो असंबद्धता कहा जाता है, जो कि लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर है पृथ्वी के भूपर्पटी जहाँ पर ख़त्म होती है। तो वहाँ से लेकर मोहो असंबद्धता से लेकर के लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक का क्षेत्र जो है पृथ्वी के अंदर का, वो कहलाता है मेंटल, या हिंदी में इसको प्रावार भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भूकंपीय तरंगों में अचानक परिवर्तन आ जाता है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर और घनत्व के आधार पर इसे फिर से 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल का विस्तार लगभग 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक है, जिसमें जो है इसे दुर्बलता मंडल इसी लेयर में पाया जाता है। हमने भूकंप विज्ञान में वहाँ पर देखा था कि दुर्बलता मंडल जहाँ पर मैग्मा चैम्बर पाया जाता है, जहाँ से जो है ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो वहाँ पर जो मैग्मा होता है वो इसी मंडल में पाया जाता है। लगभग 400 से 500 600 किलोमीटर की गहराई में बहुत जो चट्टानें होती हैं वो अर्धद्रवित अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर दुर्बलता मंडल पाया जाता है। चूँकि दुर्बलता मंडल द्रवित पदार्थ है, अर्धद्रवित पदार्थ है, तो हमने बताया था कि अर्धद्रवित पदार्थ में जो है पी तरंगों की गति कम हो जाती है, यस तरंगें चली जाती हैं। तो ये आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं किस तरीके से तरंगें यहाँ पर मुड़ जाती हैं, एस वाली तरंगें मुड़ जा रही हैं। और इसके नीचे 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई वाला हिस्सा निचला मेंटल कहलाता है। ठीक है, या लोअर मेंटल कहते हैं। ऊपर वाला अपर मेंटल हो गया, नीचे वाला लोअर मेंटल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेंटल की बात हुई। अब हम बात करेंगे जो है इसके नीचे
कोर है या क्रोड़ है पृथ्वी की गहराई में और जाएंगे 2900 किलोमीटर से लेकर के, और पृथ्वी के केंद्र तक, केंद्र अर्थात जहाँ पर 6370 किलोमीटर की गहराई है, जो आखिरी जो हमने त्रिज्या बताई थी पृथ्वी की, जो अर्धव्यास था 6370 किलोमीटर है। तो आप कुछ सर्किल इस तरीके से बनाइए, आप देख सकते हैं चित्र में कि सर्किल, और सर्किल में जो है जो इसका अर्धव्यास है, जो त्रिज्या है पृथ्वी की, वो 6370 किलोमीटर, यही उसकी क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। तो इस केंद्र तक यानी 2900 किलोमीटर से लेकर इस केंद्र तक क्रोड़ पाया जाता है या कोर पाया जाता है। ठीक, अब इसका विस्तार जो है इसको फिर से जो है इसके विस्तार को दो भागों में बांटा गया है घनत्व के आधार पर। ठीक, तो घनत्व के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर जो बाह्य कोर है या बाह्य क्रोण है और सबसे नीचे आंतरिक क्रोण है। यहाँ पर एक गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक थे, मैंने बताया कि मोहोविक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि उन्होंने पता लगाया था कि भूपर्पटी और मेंटल के बीच जो है भूकंपीय तरंगों में झुकाव आता है, उसमें परिवर्तन आता है। इसी प्रकार से गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने मेंटल और क्रोण के बीच, मेंटल और कोर के बीच जो है भूकंपीय तरंगों के परिवर्तन का पता लगाया था। तो गुटेनबर्ग नामक एक जो है पट्टी पाई जाती है जो मेंटल और कोर को जो है अलग करती है, जो कि 2900 किलोमीटर पर पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमने देखा कि यहाँ पर दो कोर हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, यानी सबसे ऊपर वाला कोर है वो बाह्य कोर कहलाता है, सबसे नीचे वाला कोर जो है आंतरिक कोर कहलाता है। जो कि बाह्य कोर में देखा गया है कि यहाँ पर पी तरंगे जो है तेज गति से चलती हैं, धीमी गति से चलती हैं। बाह्य कोर में पी तरंगे धीमी गति से चलती हैं और यस तरंगे प्रायः इनका विलोप हो जाता है, यहाँ पर यस तरंगे खत्म हो जाती हैं। तो हमने स्वभाव में देखा था कि यस तरंगे कहाँ से गायब हो जाती हैं, तरल अवस्था, जहाँ पे तरल पदार्थ मिलते हैं वहाँ से यस तरंगे गायब हो जाती हैं। तो इस वाले बेल्ट में आप देख सकते हैं कि तरल यस तरंगे नहीं चल रही, इसलिए बाह्य कोर को वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये तरल अवस्था में अवस्थित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में। अब देखिए ठोस अवस्था में क्यों है, सबसे अंदर वाला भाग, मैंने उदाहरण दिया था कि एक मिट्टी लीजिए, गीली मिट्टी लीजिए, फिर उसको आप जो है इस तरीके से गोल गोल राउंड खूब देर तक घुमाइए और उसके बाद सूख जाए तो उसको पटकिए, फोड़िए। तो जब फोड़ेंगे तो उसका घनत्व की अगर हम उसको डेंसिटी को निकालेंगे तो सबसे अंदर जो है उसका घनत्व अधिक होगा। इसी प्रकार से पृथ्वी घूमते 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 कई अरबों वर्ष से घूम रही है, घूमते घूमते अंदर बहुत जो है ठोस हो गई। इसीलिए पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है, लेकिन उसके बाहर जो बाह्य कोर है वो तरल अवस्था में है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम तत्वों की बात करें तो निकल और फेरस, यानी निकल और लोहा, फेरस मतलब लोहा, तो निकल और लोहे की अधिकता है, इसीलिए इसको निफे कहते हैं, NiFe। Ni मतलब निकल, Fe मतलब फेरस यानी लोहा, तो इसे निफे भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से पूरा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है हमारी है, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमने पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को परत दर परत जो है समझा। अब इसी पाठ का अगला खंड है जो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी उद्वेदन से निर्मित स्थल रूप हैं, उनका अध्ययन हम लोग, चूँकि समय काफ़ी हो गया है, वीडियो लंबा खींचता जा रहा है, इसलिए इनका अध्ययन हम अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।